देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो सबसे पहली बात है आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट करने आपको नहीं आ रहा है तो समझिए आप इन्वेस्टमेंट की एबीसीडी भी नहीं जान रहे हो। सबसे पहली चीज है आपका रिस्क मैनेजमेंट करना। अब आप बोलोगे कि आज इस पर चर्चा का सबब क्यों आया है, तो तीन चार पॉइंट्स पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट में आपको करेक्शन दिखने को मिले। और वो पहला ऑब्स्टेकल है जो आपकी क्वार्टरली का रिजल्ट आ रहा है, दूसरा ऑब्स्टेकल है जो आपका महंगाई का आंकड़ा आया है, और तीसरा ऑब्स्टेकल है आपका बजट, चौथा ऑब्स्टेकल है आज की डेट में जो भारतीय समय अनुसार 4:30 से 5 बजे के आसपास अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं कल इसका इफेक्ट दिखेगा। अब ये इशू आएगा समझ में। आगे जो पांचवा इफेक्ट है वो है आपका क्या, जो आपके इसमें काफी देर, देखो 3-4 सालों से 2022 को छोड़ दिया जाए तो काफी सारी चैरिटी मार्केट ने लोगों को दिया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी न्यूअर आए हैं 2024 में आए हैं या 2023 के लास्ट में आए हैं तो वो इस बात को अभी नहीं समझेंगे, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इन 5 तथ्यों को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं कि यस ये हमारा सोचने का विषय है, ठीक है ना, तो अभी अगर ये सोचने का विषय है तो आप भूल जाइए कि आपको मार्जिनल रेट पर किसी को लोन मिलने वाला है, या आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने वाली है, या ऐसी कोई जादू की छड़ी है सरकार के पास कि रातों रात में महंगाई कम कर देगी। तो अभी उसके बाद में सवाल ये उठता है कि आखिर में हमने अपने म्यूचुअल फंड के निवेश के रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो उस पर कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग तो खुद लाभान्वित तो हो जा रहे हैं। खुद आप लोग जो स्ट्रैटेजीज आपको बताई जा रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो आपका एक बीड़ा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आप लोग वहां पर पीछे रह रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा सा प्रसारित करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल देखो अभी क्वांट पर जो फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है, हाइट सूत्रों से अपुष्ट सूत्रों से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो सच साबित तो हो रहा है, लेकिन अभी इस पर कहना जल्दीबाजी होगी जब तक ये हाईलाइट में ना आ जाए तब तक। विकास क्या है, ये सेबी के विचाराधीन है। तो इन सारी चीजों को देख करके हम उसके बाद में देखते हैं कि हमने अपने निवेश के प्रति क्या करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हम तो फंड मैनेजर के सहारे रहते हैं, तो फंड मैनेजर के सहारे केवल रहने से वहां पर सहारा नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको अपने चक्षु खोलने ही पड़ेंगे, ये बात सत्य है। तो आपको आगे हम देख करके बताते हैं। सबसे पहली चीज है आपका डाइवर्सिफिकेशन। अब पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि डाइवर्सिफाई कैसे करूं, तो देखिए जिन जिन ने कमेंट करा था उनको मैंने उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करके और उनको परसेंटेज वाइज बता दिया था कि भाई आप इतने इतने परसेंट का इतना इतना फंड उसके बाद में ले लो। कुछ तो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाते हैं और कुछ अपने आप को डाइवर्सिफाई एज के मुताबिक करते ही नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि चलन गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना म्यूचुअल फंड को बहुत जरूरी होता है। अपने आप में हर फंड डाइवर्सिफाई होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में अब आपने कई सारे स्मॉल कैप ही ले लिए या स्मॉल कैप या मिड कैप ही ले लिए, तो वहां पर क्या होता है कि आपका सही तरीके डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। फिर आप बोलोगे भैया मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, या मार्केट तो इतनी गिरी नहीं है जितना कि हमारे पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। तो पक्का जिनको जिनको समय मिलता है अपने अपने पोर्टफोलियो को एक एक बार जरूर आप लोग डालिए, ताकि कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज वाइज एज वाइज, लेकिन उसके साथ में एज अपनी पक्का डालिएगा और अपना गोल प्लस टाइम डालिएगा कि मेरा ये गोल है, मुझे इतना कार्पस चाहिएगा, उसी हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट किया जाएगा। टाइम होराइजन पक्का डालिएगा, तब जाकर के बात बनेगी। फंड उसके बाद में मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं कि मैं आपको पर्टिकुलर फंड नहीं बताऊंगा। यस, अगर आपने फंड का नाम दिया है तो मैं आपको बता दूंगा इस फंड को आप थोड़ा सा ये कर दो, यहां से आप ये कर लो। एक प्रकार का जो आपको होता है ना, कोई टिप मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो फंडामेंटल जानकारी है वो फंडामेंटल जानकारी जरूर दूंगा कि ताकि आप अपने आप में सक्षम हो सके। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन हो गया पहला,
दूसरा है असेट का एलोकेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बार बार बताया हुआ है कि आपका असेट जो एलोकेशन है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने हैं मेरे भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि इक्विटी का जो पोर्शन है उसका इंपॉर्टेंस अलग है, एफडी का जो पोर्शन है उसका इंपॉर्टेंस अलग है, प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है उसकी इंपॉर्टेंस अलग है, उसके बाद में आपका गोल्ड वगैरह का जो है उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। तो ये बहुत जरूरी है, एसेट एलोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से ज्वाइंट स्टॉक से बेहतर आपको एडवाइस कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष रूप से आपको सलाह दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, आप लोग भी अगर लगता है अच्छा लगता है तो लाभ लें। रिस्क रिटर्न एनालिसिस, देखिए रिस्क और रिटर्न दो बहुत ही अहम पहलू हैं, ठीक है। रिस्क और रिटर्न, अब आप देखिए, अब आपने जैसे आपके बड़ी एज के पेटे में है, आप बड़ी एज के पेटे में है तो आपको रिस्क उतना ही लेना पड़ेगा कि जितनी आपकी एज के मुताबिक आपकी कैपेसिटी है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट पर मैं इसीलिए विस्तार से आपको चर्चा कर रहा हूं कि ताकि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकें, ये बहुत जरूरी है इक्विटी में। तो वहां पर आपने जितने थंब रूल्स आपको हमने बताए हुए हैं, या तो आप उसको देख करके करिए, या आपके मन में जो भी संशय या शंका है उसको आप निर्विवाद रूप से पूछ सकते हो। जितना मैं आपके कमेंट्स पर, जितना आपके ऊपर पर्सनल एलोकेशन पर ध्यान देता हूं, मेरे ख्याल से शायद कोई देता होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा यह मानना है कि यस, हमारे यहाँ पर परिवारों की सबसे बड़ी जो कमी है ना, हम हर बात पर चर्चा कर लेते हैं लेकिन हम इस मैनेजमेंट पर चर्चा करते ही नहीं है। तो जुगानी टॉक्स ऐसा मंच है कि आपको एक परिवार को समझ करके आपको इतनी सारी चीजें बताता है। तो कम से कम जितने लोगों पर चर्चा होती है उतना ही लोग उसको देखते और सुनते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। तो यहां पर आपको रिस्क रिटर्न के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और ये एज के मुताबिक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कभी भी रिस्क और रिटर्न हर बंदे का एक जैसा नहीं होता है, ये बात मान करके चलिए। तो एज के मुताबिक उसको पक्का ले करके चलना है, और जो आपका गोल है उस गोल के मुताबिक अपने रिटर्न को भी एडजस्ट करना है, और अपने कार्पस को सामने रखते हुए, अपने उन चीजों को सामने रखते हुए जब आप उस पे अनुसार चलते हो, तब जाकर के आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है। और जब उस पर आपको एक्युमुलेशन होकर के जब कंपाउंडिंग दिखती है, तब आपको मजा आता है। तब आप जिस दिन आप ये वर्ड बोलोगे कि भैया यस, कि मेरा गोल इतने टाइम का था लेकिन मेरा गोल इतने टाइम पर हो गया, या मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी इतनी थी, आपकी सलाह से हमने इसको बैलेंस रिस्क लेकर के बैलेंस हो किया है, जिसकी वजह से मैंने टाइम होराइजन से पहले अपने गोल को कंप्लीट किया है। आज मैं फ्रीडम की तरफ हूं, आज मेरी अमीरी की यात्रा जो है वो सफल हो रही है। तो वहीं पर ही मेरा सबसे बड़ा संतोष है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसके बाद में हैजिंग, दोस्तों देखो हैज लेना बहुत जरूरी है। हैजिंग आप समझ रहे हो, हैज लेना बहुत जरूरी है। पहला हैजिंग मैं आपको बताता हूं। मैं पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग को लिए क्यों बोलता हूं। आप बोलोगे एक तरफ तो आप बोलते हो प्रॉफिट बुक करो, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ आपने नहीं करना है, ये भी बोलता हूं मैं आपको। यहां पर प्रश्न तो आप मेरे ऊपर दाग दोगे कि फिर आखिर में आप अपनी बात पर कायम कहां पर हो। देखो दोस्तों, हेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया अभी इस समय सपोज करो मार्केट हाई राइज पर है, तो आपने इस समय क्या करोगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, कम अमाउंट में आपका ज्यादा प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए की रिबेट आपको सरकार दे रही है, तो आप वहां पर अपने एक इतना फंड को रिडीम करो कि जितने में आपका नोशनल प्रॉफिट जो है ना, मैं हर साल करता हूं, जितना आपका नोशनल प्रॉफिट है वो आपका निकल जाए और फिर उसको तुरंत ही रीइन्वेस्ट कर दो। जैसे सपोज करो कि आपने जो अपना, देखो 2 टाइप के फंड मैंने आपको बनवाए हुए हैं।
एक आपका इमरजेंसी फंड मैंने सलाह दी हुई है, दूसरा आपका सेफ्टी फंड। सेफ्टी फंड के लिए मैं ही बोलता हूं आपको मैक्सिमम देखना, मैं ही बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उन चीजों को कि जिंदगी में हर चीज की अहमियत बहुत है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये थंब रूल में भी है और ये आपका प्रैक्टिकल में भी है। तो वहां पर आपका जो 6 मंथ वाला कार्पस आपने रखा हुआ है, वो आपका इमरजेंसी की बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देता है। जब आपको अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की मिलती है मार्केट में, तब जो मैं बार बार, मेरे ख्याल से मैं ही इस चीज को बोल रहा हूं कि भाई बजट तक देखना, कुछ ना कुछ हो सकता है, बजट के बाद में भी हो सकता है कि इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे पहले आपने क्या करना है, उस फंड को आज आपने रिडीम किया है, सपोज करो आपका इधर दिख रहा है नोशनल प्रॉफिट, इधर दिख रहा है आपका ये इतनी यूनिट आपने बाई किया, दूसरे ही दिन आपका निकल जाएगा इतना कॉर्पस उससे बाई हुआ, उतना उससे हुआ, उतने की ही ये भी आप ले लो कैलकुलेट करके, उसी समय उससे अपना ट्रांसफर कर लो। चौथे दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसको वहां पर इमरजेंसी फंड में अपना ट्रांसफर कर दो। सीधी और सिंपल सी बात है। तो इसमें फिर दिक्कत कहां पे आ रही है भाई मेरे, ये करना चाहिए और इसको हेजिंग बोलते हैं। अब उस हेजिंग में आपने अपना जो 1 लाख रुपए का सरकार आपको टैक्स का रिजम्पशन दे रही है, अब आप बताइए इतनी हो हल्ला मची हुई है कि भाई कम से कम 1.5 लाख को 2 लाख कर दो, 2.5 लाख कर दो, लोगों को राहत मिल जाए। है इतनी हो हल्ला मची हुई है और मैं आपको बोला भैया ये स्ट्रैटेजी अपना करके आप कम से कम अपना 1 लाख का रिबेट ले लो। जो सरकार का प्रावधान है उस पर तो अमल ही नहीं कर रहे हो, आगे आप उसके बाद में मांग पर मांग रखे जा रहे हो। मांग पर मांग रखना अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचिए कम से कम, ये क्यों नहीं आप लोग सोच रहे हैं कि ये करना बहुत जरूरी, इसको बोलते हैं हेजिंग। और हेजिंग आपको एक बात बताऊं कि अगर हो सके तो जैसे हाई राइज मार्केट में है, भगवान की दया से अगर आपके पास कहीं से पैसा आता है तो इस समय आपको कुछ गोल्ड वगैरह भी बाई कर लेना चाहिए, वो एक हेज का काम करता है। तो ये 2 महीने मेन हेजिंग आपको बता दिया, प्रॉफिट बुक करो और वो सीधे आपके किस में आ गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आ गया, इन्वेस्टेड अमाउंट में आ गया। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है नो प्रॉब्लम, आपका पैसा तो उतना दिख रहा है ना, नो प्रॉब्लम। आप तो जान रहे हो, आपका मन तो जान रहा है ना कि यस हमने इतना करके उसके बाद में उसको री इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बाद में सीधा कुछ एलोकेशन अपना गोल्ड की तरफ एसजीबी वगैरह ले लो, वो आपकी हेजिंग हो गई है। तो हेज का काम जहां पर होता है, हेज मतलब क्या होता है कि वहां पर आड़ लेने के लिए एक आपके पास व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, जाफरी तो आपके पास होनी चाहिए ना, तब तो आप वहां पर हेज ले पाओगे भाई मेरे, वो तो जरूरी है ना। अरे भाई मैं आपको एक बड़ा देसी एग्जांपल जो है बताना चाहूंगा यार। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, मैंने बचपन में पढ़ी थी, पर्दा करके थी और एक टाट का पर्दा था वो। उस पर्दे के जैसा हैज लेना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इक्विटी ऐसी चीज है जो कि जब पेरिस मोड में जाती है ना, बड़ा पेन देती है वो। आज लोगों को अच्छा लगा, आज हो सकता है मेरी बातें आपको अटपटी लगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम पर कहीं ना कहीं तो नाक तो मेरी बोल रही है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी, इन सारी चीजों पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के इन्वेस्टमेंट का आपको मजा आएगा। रेगुलर पोर्टफोलियो, अब रेगुलर पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग, इसके मुताबिक पोर्टफोलियो का एलोकेशन, ये सारी चीजें हमने बताई हुई। बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो का जिसने मेरे से मांगा है, उसको मैंने राय मांगी है, सलाह मांगी है, उसको मैंने अच्छे से उसको बताया है। ये बहुत जरूरी है, काफी एक्सपीरियंस के बाद में आती है, काफी उथल पुथल के बाद में आती है, तब आपको लगेगा यस यार भैया ने मेरा मैनेज करवा दिया था, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग आपकी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा कोई भी इंस्टाग्राम, मैं पहले बता चुका हूं, इंस्टाग्राम चैनल नहीं है, कोई भी व्हाट्सएप का नंबर मैं किसी को भी नहीं देता हूं। जो भी है कमेंट्स और क्यूरी का सबके सामने में, हजारों लोगों के सामने में उस बात को बोलता हूं, और ये साफ साफ मैं बोलता हूं कि भाई मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं जितना मैंने सीखा हुआ, ये मेरा पैशन है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, ये मेरा पैशन है।
और उसके बाद में जो हमने सीखा है उससे लोगों को एजुकेट करने के लिए कि ताकि उनको मार्केट की वोलेटिलिटी समझ में आए, उनको पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग समझ में आए, उनको अपना रिस्क मैनेज करना आए। तो आज के टाइम पर यही पर ही हम करते हैं, क्योंकि कई सारे जो सिनेरियोज है, मैंने बार बार आपको बोला है, सिनेरियोज पर आपने ध्यान रखना हुआ और मेरे को अच्छे से पता है हर किसी के पास कुछ न कुछ टाइम टू टाइम लमसम आता रहता है, और वो खास करके लोग उस समय अनजाने में ऐसे टाइम पर लमसम कर देते हैं या एक बार में डाल देंगे उतावले होकर के। उतावलेपन से मार्केट में काम नहीं चलता है मेरे भाई, यहां पर चीते के जैसे दांव लगाना पड़ता है कहीं पर भी। तब आपको देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। कभी आप देखिएगा, किसी भी बिजनेसमैन को ध्यान से देखिएगा, मेरा तो मैनेजमेंट का साइड है, मैंने आप लोग बताया हुआ है। तो कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को देखिएगा, सक्सेस बिजनेसमैन कौन है? सक्सेस बिजनेसमैन वही है जो कि सस्ते में किसी चीज को बाई करता। बड़े सिंपल से लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी चीज को जो सस्ते में बाई करता है और उसके बाद में प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता है। वो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब आपने उस चीज को ले लिया है और डिमांड जनरेट हो गई, तो आपने क्या करना है? सप्लाई कर देना है, तो प्रॉफिट तो आपकी अपने आप ही जनरेट हो जाएगी। तो वैसे ही यहां पर मार्केट में क्या होता है कि जब भी आपको सस्ता मिले, आपको उन चीजों को सूंघते रहना है, तब अपने लमसम की थैली को खोलना है भाई मेरे। एसआईपी का कोई टाइम नहीं होता है, मैं बार बार बोलूंगा। आज का बड़ा अच्छा सेशन आ गया था, किसी भाई ने मेरे से पूछा था चलते चलते, भैया थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है, अब हम करें तो क्या करें? मैंने बोला ठीक है, आज ही मैं डालता हूं। ऐसे ही गए थे मार्केट में, तो अगले ने पूछ लिया, सब्जी मैं भी ले रहा था, सब्जी वो भी ले रहे थे, तो चक्कर कहां पे चला? चक्कर यहाँ पे चला, अगले ने बोला भैया ये तो 100 रुपया किलो टमाटर का बोल रहा है। बोला हाँ यार, आम बात है, मैंने तो अभी एक दिन पहले 5.8% बताया था, तो अभी तो काम, तो अभी तो स्टार्टिंग है, ये अभी तो जून क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, अभी तो जो है अगले 1-2 महीने में और ज्यादा हाहाकार मचना है। तो अभी इन चीजों पर फिर आपका रिस्क कैसे मैनेज करोगे? वहां पर खर्चा ज्यादा होगा, फिर आपका अपना बचत तो कम होगा, बचत कम होगा तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा। तो वहां पर रिस्क को तो मैनेज करना है ना भाई मेरे, तब तो बात बनेगी। और इक्विटी ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पर आपको सोच समझ करके तो चलना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर मैं बोला नहीं, आज मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी आज ये बात बताता हूँ। फिर मैंने उनसे चर्चा नहीं किया, मैं बोला ठीक है मैं चलूंगा, इसको मैं डालूंगा। वैसे मैंने एक बार अभी 2 दिन पहले ही चर्चा करा था, जब 5.8 आया था, महंगाई का आंकड़ा आया था। फिर वहां पर जो कई सारे मुद्दों पर वो उनसे चर्चा हुई, वो भी मतलब जो काफी अच्छे जो है इन्वेस्टर हैं, तो चलते चलते हुई जो है अपना चर्चा हुई। तो इन सारी चीजों को आप लोगों से चर्चा इसीलिए करी जाती है कि ताकि आप लोग इन पर जो है ना, एक तो आपका ध्यान तवज्जो होगा, उसके बाद में अपने आप को केंद्रित करोगे। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी, जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे। सोचना जरूरी है, सुनना जरूरी है, अमल करना जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी, बहुत मायने रखती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो नए व्यूअर्स हैं वो पक्का शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, कि ताकि उससे और लोगों का भी भला हो सके यार। खाली अपने तक ही रखने से क्या होता है, वो नॉलेज नहीं रह जाता जब तक वो स्प्रेड नहीं होता है। मेन मोटिव ये है कि इस नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि देखो, फ्रंट रनिंग का केस मैंने क्वांट का कितने उससे अपनाया था, और मैंने पहले ही जब लोगों ने बोला था, तो मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने बोला था भैया रिटर्न के पीछे पागल नहीं होना, किसी एक एएमसी में सारे के सारे फंड नहीं लेना। ये बात भी हमने ही आपको आगाह किया था। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं तो क्वांट के ही सारे लूंगा, मैं तो इसके सारे लूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं, मेरी तरफ से सारे के सारे अच्छे फंड हैं, सारे के सारे अच्छे एमसी हैं, लेकिन मैं एक पर कभी भी डिपेंड नहीं रहूंगा, किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करूंगा। मैं कौन सा गलत बोलता हूं भाई? यही मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बिल्कुल आमने सामने बोलता हूं, इसमें कौन सा भैया मैं गलत बोलता हूं बताओ आप? अगर खुदा ना खास्ता कोई केस हो जाता तो वहां पर तो आदमी अपना बेमौत मारा जाता है ना। क्योंकि भाई देखो, इक्विटी वगैरह ऐसी चीज है कि धीरे धीरे आदमी का अकुमुलेशन होता जाता है। वहां पर अकुमुलेट हो गया तो उसकी यार जमा पूंजी लगी हुई है, उसके दिल से सोचो यार, उसके मन पर क्या बीतती है, उसके मस्तिष्क पर क्या बीतता है। तो यार इन चीजों से आगाह करना तो हमारा फर्ज है आपको। तो ठीक है यार, अब इसके साथ ही बंद करते हैं, क्योंकि बातें लंबी हो जाएंगी और टॉपिक भी हमने कर दिया अपना जो है कवर कर दिया है। सवेरे मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।